कैसे हो भाई सभी लोग। तो यार वेलकम आपका फिजिक्स माफिया के यूट्यूब चैनल पे। नाम फिजिक्स माफिया क्यों, इस पर चर्चा कर लेंगे, बट अभी जो आज अपना स्टार्टिंग है, हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का जो प्रॉपर कोर्स है उसके बारे में। तो बता देता हूँ, सबसे पहला जो टॉपिक होता है किसी नीट या जेईई के एस्पायरेंट के ज़िंदगी में 10th क्लास पास करने के बाद में जो पहला चैप्टर होता है जिसके बारे में वो समझना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है फिजिक्स में, उसको पढ़ने से पहले हमें अगर ऐसी चीज़ें पता हों जो हमारे रियल लाइफ में या फिर हमारे आसपास हमारे मूवीज़ में हमने अभी तक देख रखी हों, अगर उनका हमें आइडिया हो जाए कि वहाँ पे कैसे कैसे फिजिक्स में यूज़ में हो रही थी, तो शायद हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाए फिजिक्स समझने में। सही बात है क्या? तो उसी की एक पहल है, उसी के लिए एक मैंने अच्छा सा कंटेंट, अच्छी सी पीपीटी तैयार करी है ना। उसमें तुम्हें वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हें फिजिक्स में सीखने को मिलेगा जब तुम 11th 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ोगे और अपनी नीट या जेई की प्रिपरेशन करोगे, है ना। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, वो सारे एग्जाम्पल जो जनरल लाइफ में तुम देखते हो, मूवीज़ में तुमने देखे होंगे, एक एक के बारे में हम पहले पढ़ेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, कौन कौन से चैप्टर में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। साथ में साथ में जब चैप्टर्स आएंगे, रेस्पेक्टिव चैप्टर्स जब आएंगे, तब हम इन एग्जांपल्स को उठाएंगे कि ये चीज़ें कैसे हो रही है, क्या फिनोमिना जो हम देख रहे हैं वो कैसे कैसे हो रहे हैं। और यकीन मानो, अगर तुम ये वीडियो पूरा देखोगे तो तुम फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाओगे। और ये बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे सभी को जनरली डर लगता है। नीट के बच्चों को तो स्पेशली डर लगता है, जेई वाले बच्चों को लगता है कि हाँ इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। तो उनके दिमाग में एक एंथुजियाज्म रहे, उनके दिमाग में एक चीज़ चलती रहे कि हाँ हम कोई अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं, वो चीज़ सीखने वाले हैं जो अब तक हम बचपन से देखते हैं करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कैसे हो रही है। हमें पता भी है वो हो रही है, लेकिन उसका फिनोमिना कि हो तो रही है, पता नहीं है उसका फिनोमिना क्या है, हमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। समझ में आ गई कि यार। तो ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में आज हम इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें खुद के बारे में बता देता हूँ, है ना। देखो, नाम है फिजिक्स माफिया यूट्यूब चैनल का, बस ऐसे ही रख लिया था क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा हूँ, तो उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के सिनेरियो में मैंने ये नाम रख दिया, और कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है इसके पीछे, है ना। मैं कोई माफिया वाफिया नहीं हूँ कि मैं अपनी गैंग लेके चलता हूँ, है ना। जस्ट वो सिनेरियो क्रिएट करने के लिए, वो सीन क्रिएट करने के लिए कि हाँ मैं हिडन हूँ, और क्यों हिडन हूँ वो भी मैं बताऊँगा अभी। बट हाँ, इसी के लिए जनरल और फिजिक्स से रिलेटेड होना था तो फिजिक्स नाम रख दिया बस, है ना। तो डोंट गो विद द नेम कि ऐसा कौन है कि जो अपने आप को माफिया क्लेम कर रहा है। आई एम नॉट ए माफिया, बस एक ऐसा नाम जो बच्चों को जल्दी से याद हो जाए और फिजिक्स से रिलेटेड हो, ठीक है ना। थोड़ा सा तुम्हें लगे कि हाँ हम कुछ दमदार चीज़ें पढ़ने वाले हैं। माफिया सिर्फ इस चीज़ से रिलेटेड है कि हम कुछ अच्छी अच्छी और दमदार चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और ये अगर तुम मेरा चैनल विजिट करोगे, अभी तक जो मैंने वीडियोस डाली हैं, अगर तुम उनको प्रॉपर तरीके से देखोगे तो तुम्हें फील हो जाएगा कि हाँ चीज़ों में दम है, और अच्छी चीज़ें और प्रॉपर एडवांस लेवल की, ओलंपियाड लेवल की, नीट लेवल से लेकर के एडवांस और ओलंपियाड लेवल की चीज़ें तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो तुम्हें मज़ा ज़रूर आएगा वो वीडियोज़ को देख करके। चैनल एक्सप्लोर करना, तुम्हें चीज़ें अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। पूरा कंप्लीटली फ्री चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, है ना। मैक्सिमम कंटेंट जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा वो देने की, ठीक है। हर एक चीज़ जो तुम्हारे प्रिपरेशन में तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है वो सब देने की मैं तुम्हें कोशिश करूंगा। ऐसे ऐसे कंसेप्ट जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स के बंद कमरे में बिठा के सिर्फ पढ़ाए जाते हैं उन बच्चों को जो टॉपर्स होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स यूट्यूब पे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ही तुम्हें वो चीज़ें पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, वो पढ़ाते हैं, बट मैं भी पढ़ाऊंगा, और मेरा शायद तरीका किसी बच्चे को अच्छा लग जाए तो वो मुझसे कनेक्ट हो जाए। क्योंकि सभी टीचर्स होते हैं, सभी के अलग, सभी बच्चों के अलग अलग फेवरेट टीचर्स होते हैं। किसी को किसकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है, किसी के साथ किसकी फ्रिक्वेंसी मैच करती है। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ, तो अगर तुमने मेरे जो यूट्यूब के चैनल के अभी तक जो मैंने वीडियो डाले हैं वो देख लोगे तो तुम्हें फील आ जाएगा कि फिजिक्स क्या हो रहा है। बेसिक मैथमेटिक्स हो चाहे वेक्टर हो, मैंने वेक्टर के कुछ लेक्चर डाले हैं, अगर तुमने वो भी देख लिया तो तुम्हें जो वेक्टर के बीच में परेशानी रहती है ना कि क्या है वेक्टर, कैसे है, क्या स्केलर, क्या वेक्टर, क्या टेंसर, सब सब कहानियां तुम्हें क्लियर हो जाएंगी एक एक करके। मैं एक एक वो पॉइंट नोट्स में इंक्लूड करता हूँ जिस बच्चे पर, जिस पॉइंट पर बच्चे को डाउट आता है, और उसको मैं स्पेशली मेरे लेक्चर्स में, मेरे नोट्स में मैं उनको इंक्लूड करता हूँ और उनको उसी समय इस तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस तरीके से उन चीज़ों को मर्ज कर देता हूँ कि बच्चे को एक के बाद एक अपने अपने डाउट क्लियर होते चलते हैं। क्लास के बाद तो शायद ही कोई डाउट आ रहा हो जो थ्योरी पढ़ाई उसमें तो, बट फिर भी अगर तुम्हें डाउट आता है तो उसके लिए अपना डाउट ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर, माफियाज डाउट ग्रुप। समझ में आ गई क्या बात। उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अगर हम बात करेंगे तो
तुम फ्री डाउट्स चलते हैं, उसमें तुम जो मर्जी डाउट अपना पूछ सकते हो फिजिक्स से रिलेटेड, अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड, है ना। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करोगे माफिया डाउट किलर्स ग्रुप, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वो तुम वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी अराउंड 250 स्टूडेंट्स हो चुके हैं और वो अपने डाउट्स रेगुलरली क्लियर करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उनका। तुम भी अगर ज्वाइन करोगे तुम्हें भी मजा आएगा, अपने डाउट डिस्कस करने को मिलेंगे। अभी फिलहाल फिजिक्स के ही डाउट्स हैं, और अगर रेस्पॉन्स अच्छा होता है, सब्सक्राइबर अच्छे बनते हैं और ग्रुप में अच्छा रेस्पॉन्स आता है बच्चों का, तो मैं और भी सब्जेक्ट की फैकल्टी अलॉन्ग विद मी लेके आऊँगा। फ्री होगा कंप्लीटली, कभी भी तुमसे कोई पैसा अभी के लिए कोई चार्ज नहीं करा जाएगा। समझ में आ रही बात? जो भी डाउट ग्रुप अभी बने हुए हैं, जो भी कंटेंट यूट्यूब पे आ रहा है, किसी के लिए कभी भी तुम्हें कोई 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन ज्वाइन और एंजॉय दी अल्टीमेट कंटेंट। ठीक है। दूसरा, मैं फिलहाल मेरे बारे में, क्योंकि जिसके बारे में जहाँ से तुम पढ़ रहे हो, अगर उसके बारे में थोड़ा तुम्हें डायलेमा हो, थोड़ी सी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो, तो शायद तुम ट्रस्ट उतना नहीं कर पाते हो। तो देखो, मैं फेस तो रिवील नहीं कर रहा हूँ, ना मैं खुद को रिवील कर रहा हूँ, और उसका पर्पज़ यही है कि देखो, अगर तुम किसी इंसान को नहीं जानते हो, ना मैं तुम्हें जानता हूँ, ना तुम मुझे जानते हो, और हम एक दूसरे से सिर्फ अपनी किस वजह से कनेक्टेड हैं, फिजिक्स की वजह से कनेक्टेड हैं। तुम मुझसे फिजिक्स सीखो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ना तुम्हें कभी डाउट पूछने में हेजिटेशन होगी, ना मुझे बताने में। तो मैं तो एज ए टीचर, मुझे कभी डाउट बताने में किसी भी टाइप का, चाहे सिली से सिली डाउट हो, चाहे अच्छे से अच्छा डाउट हो, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती। ग्रुप पे बच्चे सिली से सिली डाउट भी और अच्छे से अच्छे डाउट भी पूछते हैं। ओलंपियाड लेवल के पाथ फाइंडर जैसी बुक से क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं। आई प्रोवाइड सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई चीज़ें चार्ज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि फिलहाल ऑलरेडी जो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, जितना बड़ा तुम सबसे बड़ा सोच सकते हो, उसके अंदर ऑलरेडी मैं एक अच्छे पोजीशन में पढ़ा रहा हूँ। मुझे मनी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बिकॉज कि ऑनलाइन में टीचर्स और स्टूडेंट जो फिलहाल जो चल रहा है सिनेरियो, उसमें जो कनेक्टिविटी है, जो टीचर पढ़ा रहा है, वो तो अवेलेबल ही नहीं है बच्चों के लिए। बस मैं उसकी पहल कर रहा हूँ, और आई डोंट नो कि मैं कितना सक्सेसफुल हो पाऊंगा, लेकिन अभी के लिए जो पहल है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे लेक्चर देखते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको मैं डायरेक्टली पर्सनली खुद जुड़ूँ। और माफियाज डाउट क्लर पे इसी पहल के तहत मैं डेली 10:30 PM पे, 10:40 PM पे मैं लाइव आता हूँ ऑडियो सेशन से। सारी चीज़ें बच्चे मुझसे डायरेक्टली डिस्कस करते हैं, एक एक डाउट, एक एक चीज़ जो प्रिपरेशन में उन्हें दिक्कत आ रही है। कहीं पे भी पढ़ रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी से ये नहीं पूछता कि तुम वहाँ पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो। बढ़िया है, सारी कोचिंग्स बढ़िया है, जहाँ से मर्जी पढ़ रहे हो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है और तुम्हें कोई गाइडेंस चाहिए, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा हो, करियर में कोई दिक्कत हो, सारी चीज़ें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ। बाकी दिन भर 24/7 डाउट्स चलते रहते हैं, ग्रुप पे डालते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलता है, जैसे मैं क्लासेस से फ्री होता हूँ, मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ सोल्यूशन। तो करंटली सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में जेई के स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी टीच करता हूँ। ऑलरेडी बहुत से बच्चे आइटम्स बन चुके हैं, और ये चल रहा है सिनेरियो, है ना। इसी वजह से मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील भी नहीं कर रहा हूँ, है ना। यही मेरा रीजन है कि आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एसोसिएटेड हूँ, और दिस विल नॉट बी अ गुड थिंग टू डू अलॉन्ग विद दैट, कि मैं प्रॉपर तरीके से ये सब करूँ। तो बस उसी वजह से है, और जितने बच्चे मुझसे जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अपनी आइडेंटिटी बता करके मैं कि क्या हूँ क्या नहीं हूँ, और मैं ऐसा, मतलब कोई बहुत बड़ा नाम मैं अपना, वो नहीं है कि मुझे तो सब जानते होंगे देश में, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, एक ठीक ठाक रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुका हूँ, और बच्चे पसंद करते हैं पढ़ना। और ये बात मैं अपने लेवल पे नहीं, बच्चों की फीडबैक के थ्रू ही बोल रहा हूँ। कंटेंट अगर तुम जाकर देखोगे यूट्यूब पे, कमेंट्स देखोगे बच्चों के, तो ऑलरेडी जो बच्चे लाइक कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से लाइक कर रहे हैं और अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। इसी तरीके की अच्छी अच्छी और डिटेल्ड वीडियोस लेक्चर की तुम्हें सारी मिलती रहेंगी। ठीक है ना। तो ये भाई मेरे बारे में था, और अब अपन इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। ये बेसिक बेसिक चीज़ें, तुम्हें मेरे बारे में कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे सारे अपडेट्स आते हैं। और ये लेक्चर देखना, अगर तुम्हें मजा आए, तुम्हें फिजिक्स में इंटरेस्ट अपना बने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अच्छा लगेगा, है ना। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में सारी तुम्हें लिंक मिल जाएंगी। माफियाज डाउट क्लर ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर सर्च कर लेना टेलीग्राम पे माफियाज डाउट क्लर्स ग्रुप, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है। बाकी अभी अपन स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में हम जो अभी यहाँ पे देखेंगे, उसमें हम क्या क्या कैरिकुलम फॉलो करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, 11th में क्या क्या टॉपिक्स हैं फिजिक्स में, 12th में क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है, और किस किस पार्ट में उनको डिवाइड कर रखा है, और उनके एप्लीकेशंस रियल लाइफ में या फिर मूवीज़ वगैरह में, मूवीज़ के कुछ सीन्स वगैरह में तुम्हें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में पहली बात करूँ, तो 11th क्लास और 12th क्लास को मेजरली 3 पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है।
11th क्लास को अगर मैं ब्रेक करूं तो सबसे पहला पार्ट होगा अपना मैकेनिक्स बेसिक मैथ्स के बाद में वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर खुद एक बेसिक मैथ्स का पार्ट है क्योंकि वेक्टर कोई फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, वो मैथमेटिक्स का है। बट हाँ, फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें मैथ्स आनी ज़रूरी है, इसीलिए बोला जाता है मैथमेटिक्स इज़ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, है ना। कि अगर तुम्हें फिजिक्स पढ़नी है तो मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए, और वो बेसिक मैथ्स कितनी आनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके हर एक टॉपिक जितना हमें मैथ्स फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें आना चाहिए वो पूरा पढ़ाऊँगा, और फिर उसके बाद में अपन प्रॉपर तरीके से मैकेनिक्स 11th का पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट में ब्रेक करा जा सकता है मैकेनिक्स, जिसमें मोशन और फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं अपन। ओसिलेशंस एंड वेव्स सेकंड पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। थर्ड पार्ट है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। ये थर्मोडाइनमिक्स वाला थोड़ा पोर्शन तुम्हारा केमिस्ट्री के साथ में भी कॉमन है, वहाँ पे भी तुम ये थर्मोडाइनमिक्स केटीजी वगैरह टॉपिक्स पढ़ते हो, तो वो थर्ड पार्ट है। 11th के 3 पार्ट है, पहले मैकेनिक्स आएगा, फिर ओसिलेशन वेव, और फिर अपन पढ़ेंगे हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, 12th क्लास की अगर बात करें तो 12th क्लास को भी मेजरली फिर से 3 पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। पहला उसमें जो पार्ट आएगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, करंट, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में तो तुम्हें पता ही है, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, जिसमें लाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो फिनोमिना होते हैं, हम उन जो एज ए वेव जिस तरीके से वो प्रोपिगेट करती है वो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर जो लीनियर मोशन हम कंसिडर करते हैं कि स्ट्रेट लाइन लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो रे ऑप्टिक्स बन जाता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं, तो वो ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स का भी कुछ पार्ट केमिस्ट्री के साथ में क्लैश करता है, या फिर बोलो केमिस्ट्री के साथ में मैच करता है। वो तुम 2 जगह पढ़ते हो, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया और डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गए, ये सब तुम उसमें भी पढ़ते हो। बट हाँ, हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, और फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो डिटेल में हम करेंगे। 11th का तो इसी फ्लो में चलेगा। 12th का डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि हम इसी साल कवर कर रहे हैं, हो सकता है हम ऑप्टिक्स पहले करें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बाद में करें, बट ऐसा ना हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था ओरिएंटेशन सेशन में कि हम मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक्स जैसे काइनेमेटिक्स, एनएलएम तक हम करने के बाद में, और फिर हम 12th स्टार्ट करेंगे, ताकि तुम्हें बेसिक्स ऑफ फिजिक्स अंडरस्टैंड करने की जो है कैपेबिलिटी डेवलप हो जाए। और फिर उसके बाद में 12th हम स्टार्ट करेंगे, और उसमें अगर मुझे सही लगा कि तुम तैयार हो, तुम्हारे रिस्पॉन्स से, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से स्टार्ट कर लेंगे, अदरवाइज ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे, जो कि इंडिपेंडेंट है। 11th की कोई चीज़ें उसमें काम में नहीं आती हैं। उसमें वेव ऑप्टिक्स में ज़रूर वेव्स काम में आता है। और मॉडर्न फिजिक्स में देखें तो मॉडर्न फिजिक्स का तो बिल्कुल अलग ही है, उसमें तो वैसे कोई क्लास नहीं है। तो या फिर हम 12th का मॉडर्न फिजिक्स पहले स्टार्ट कर लेंगे। जो भी होगा अपडेट तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम तुम्हें पता है, टेलीग्राम @फिजिक्स माफिया के नाम से तुम्हें सर्च करना है, @फिजिक्स माफिया। तुम्हें टेलीग्राम पे चैनल मिलेगा, वो ज्वाइन कर लेना। और जो अपना फ्री डाउट ग्रुप है ना, वो भी ज्वाइन कर सकते हो तुम। उसमें फ्री डाउट्स चलते हैं, बाकी जो बच्चे ऑलरेडी एडेड हैं वो डेली अपने डाउट पोस्ट करते हैं, मुझसे भी डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। और मैं बता दूं तुम्हें कि जैसे ये क्लास तुम्हारी एंड होगी, है ना, 8 PM से तुम्हारा प्रीमियर स्टार्ट हो चुका है। तो जब ये क्लास एंड होगी, उसके बाद में जो बेसिक मैथ्स का जो मैं पोर्शन पढ़ाऊँगा वो तुम्हें पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। और क्लास के ड्यूरिंग या फिर रिवीजन में जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो 10:30 PM पे 10:30 PM पे जो अपन जो डाउट ग्रुप होगा उसके अंदर, जो डाउट ग्रुप होगा उसके अंदर जो सेशन लूँगा मैं, लाइव ऑडियो सेशन लेता हूँ। ठीक है, लाइव ऑडियो सेशन में बच्चे डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। तो वो उस सेशन का यही पर्पज़ है कि जो डाउट्स तुम्हारे क्लास के ड्यूरिंग आए या रिवीजन में आए वो तुम डेली कवर करते चलो, ताकि तुम्हारे कोई डाउट्स पेंडिंग ना रहें। और जब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई भी चीज़ पढ़ने का कोई सेंस नहीं है ना। अगर डाउट्स क्लियर नहीं करें मतलब कि तुमने कुछ क्लियर नहीं करा, तुम्हारे डाउट्स ऐसे कैसे रहेंगे, तुमसे क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे, और फिर आगे की बहुत परेशानियां खड़ी होने वाली हैं। तो उन सब से बचने के लिए जैसे ही क्लास ख़त्म हो 10:30 पे थोड़ा टाइम मिलेगा तुम्हें, 1 घंटे आधे घंटे का, उसमें रिवाइज करो। 10:30 PM पे लाइव ऑडियो सेशन ज्वाइन करो, वहाँ पे हम बाकी के डिस्कस कर लेंगे जो भी डाउट्स होंगे। ठीक है, तो भाई ये बेसिक है 11th और 12th में पोर्शन। 11th में जो मैकेनिक्स है उसमें ये हम पढ़ेंगे, इसको वेक्टर और बेसिक मैथ्स मैकेनिक्स का कोई पार्ट नहीं है, बट हाँ बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। फिर काइनेमेटिक्स आएगा, एनएलएम आएगा, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स।
ठीक है। ये मैकेनिक्स का जो पार्ट होता है, ये वो टॉपिक, ये बोलें कि ये चैप्टर्स होते हैं जो मैकेनिक्स में पढ़े जाते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर तुम्हें वेव्स एंड ऑसिलेशन में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ठीक है। फिर वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव, ये हम ऑसिलेशन एंड वेव्स के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो टॉपिक्स होते हैं, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर, ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर्स होते हैं। फिर अगर मैं ट्वेल्थ की अगर बात करूँ तो ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर सबसे पहला ही टॉपिक आता है तुम्हारा ट्वेल्थ का इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर कैपेसिटर पढ़ेंगे, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे मैग्नेटिक फील्ड और फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर परमानेंट मैग्नेट्स तो सिलेबस से हट चुका है, बट कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर कभी भी ऐड हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं लेक्चर्स डालूंगा, तुम देख सकते हो, है ना। अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हो इसको, वो हम लास्ट में डिसाइड करेंगे कि या तो सबसे लास्ट में इस टॉपिक को पढ़ा दूंगा, जिसको देखना होगा वो देख लेगा, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत सारे सवाल आते हैं यहाँ से। और अल्टरनेटिंग करंट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट होता है। ऑप्टिक्स की बात करूँ तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स, ये 3 टॉपिक होते हैं। और अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करूँ तो उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर तुम केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हो, तो ये हम सिर्फ फिजिक्स में पढ़ेंगे। बाकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की काफ़ी सारी चीज़ें तुम केमिस्ट्री में पढ़ चुके होते हो 11th के अंदर ही। एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब तुम 11th की केमिस्ट्री में पढ़ चुके होते हो, बट फिर भी फिजिक्स में है। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं जो हम कवर करेंगे, जो सिर्फ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाई जाती हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट रहेगा। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स होगा, रेडियो एक्टिविटी भी सिलेबस से हट चुका है, तो इसको भी एंड में देखेंगे हम। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डायोड वगैरह, और कम्युनिकेशन भी हट चुका है, बट हाँ फिर से, क्योंकि जेई मैन में कुछ जो पैटर्न देखने को मिल रहे हैं उसमें कभी कभार कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी छोटे हुए टॉपिक से डाल ही देते हैं, तो हम छोड़ेंगे कुछ नहीं। बट हाँ, तुम्हारे लिए लिस्ट प्रायोरिटी के टॉपिक होने चाहिए जो हट गए हैं, वो उनको सबसे एंड में करना है। बाकी जो सिलेबस में है उन टॉपिक्स को तुम्हें सही तरीके से और डील करना है, ठीक है। तो भाई जो मैं बात कर रहा था कि रियल लाइफ में या फिर मूवीज़ वगैरह में तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है फिजिक्स इन मूवीज़, लैंडिंग ऑफ सुपर हीरोज़। जो सुपर हीरोज़ की लैंडिंग हॉलीवुड में करवाई जाती है, बॉलीवुड की तो बात मैं नहीं करता, वहाँ पे तो बॉलीवुड टॉलीवुड में तो पाँव घुमा के भी धुआं उड़ा दिया जाता है, वो तो सीनैरियो ही अलग है। लेकिन हाँ, जो हॉलीवुड की मूवीज़ बनती है उसमें काफ़ी हद तक फिजिक्स यूज़ में ली जाती है और अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करी जाती हैं चीज़ें। तो जैसे आयरन मैन ये लैंड कर रहा है, तो जब ये लैंड कर रहा है तो इसके पैरों से जो गैसेस निकल रही हैं, बोलें कि आग जो निकल रही, गैसेस निकल रही हैं, जैसे रॉकेट लॉन्च होता है तब गैसेस निकलती हैं। तो जब गैसेस नीचे की तरफ रॉकेट इजेक्ट करता है तब जा कर के वो ऊपर उठ पाता है। उसी तरीके से जब ये नीचे लैंड कर रहा है तो हाथ और पाँव को पहले नीचे करा, उन गैसेस को नीचे रिलीज करा, तो इस पर डिसलरेशन हुआ और ये इसकी स्पीड कम हुई। और जैसे ही रुका, जब आगे की तरफ फिसल रहा था तो उसने हाथों को आगे किया, ताकि हाथों से गैसेज आगे की तरफ इजेक्ट करेगा तो इस पर पीछे फोर्स लगेगा और ये रुक जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी तरीके से फिजिक्स को यूज़ करा गया है इसमें। और ये सारी चीज़ें हम जब टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे, जब चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे, उनमें काफ़ी अच्छे से इनके कंसेप्ट पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से क्यों हो रहा है, ठीक है ना। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ों में फिजिक्स इंक्लूडेड है जो हम पढ़ने वाले हैं 11th-12th के सिलेबस में ही। ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ते हैं वो फिर ऐसे ही है कि कुछ खास चीज़ नहीं है, हमें तो आगे की हायर फिजिक्स में ही जो जाते हैं तभी कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। लोग बोलते हैं ना हम क्यों पढ़ते हैं, हमें क्या एप्लीकेशन है, क्या दिखता है हमें। तो जो रियल लाइफ में चीज़ें होती हैं उनके बारे में जो दिखेगा और जो उनको समझेंगे, ठीक है। दूसरा, स्पाइडरमैन जब लैंड करता है तो ये 3 पैरों पे, मतलब कि 2 पैर और एक हाथ को क्यों यूज़ में ले रहा है। एक पैर पे भी लैंड कर सकता था, 2 पैरों पे भी लैंड कर सकता था, ठीक है ना। तो 2 पाँव के बाद में भी एक हाथ क्यों टच करता है, ठीक है। हालांकि इसमें इसने कोई गैसेस वगैरह इजेक्ट नहीं करी हैं, ठीक है ना, आयरन मैन की तरह। बट हाँ, फिर भी इसने चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पाँव के साथ साथ हाथ का भी यूज़ करा है। और हाथ का जो यूज़ कर रहा है ये एक तरीके से कॉन्टैक्ट का जो एरिया है सरफेस के साथ में जहाँ पे लैंड कर रहा है उसमें कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाने के लिए कर रहा है, ताकि इस पर प्रेशर कम लगे, ठीक है। इसकी भी डिटेल में फिजिक्स पढ़ेंगे। मैंडालोरियंस जो सीरीज़ है उसमें तुमने ये प्रॉपर आयरन मैन की तरह, इस पे जो पीछे सूट पहनते हैं ये इनको रॉकेट की तरह ही काम करता है। लैंड करते समय भी गैसेज इजेक्ट करता है तो उनको आराम से सॉफ्ट लैंडिंग करवाता है। लॉन्च करते समय, ऊपर उड़ते समय भी वो ज़्यादा तेज़ी से गैसेज इजेक्ट होती हैं तो वो ऊपर की तरफ लॉन्च होते हैं।
और डायरेक्शन वगैरह चेंज करने में भी वो सब चीज़ें काम में आती हैं। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिजिक्स इंक्लूड होती है। अगर तुमने वो देखे हो तो ये जो आयरन मैन है किस तरीके से अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, किस तरीके से डायरेक्शन चेंज करता है, इसकी फ्लाइंग की जो मेथडोलॉजी है वो फिजिक्स में इंक्लूडेड है। रॉकेट लॉन्चेस के लिए तो तुमने आजकल बहुत देखे होंगे, ठीक है ना, इसरो के भी काफ़ी सारे रॉकेट लॉन्चेस के लाइव होते हैं, वो तुमने देखे होंगे, तो वहाँ से तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे अगर मैं बलून्स की बात करूँ तो बलून अगर मैं लेफ़्ट वाले डायग्राम में बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इस बलून को, जो मैंने इसका पिन होल है वो पहले क्लोज कर रखा है, जो इसका होल है वो क्लोज कर रहा है, ओपनिंग को क्लोज कर रखा है, जैसे ही छोड़ता हूँ तो ये घूमने लगता है और दूर भागने लगता है। और मेले में या फिर तुमने देखे होंगे कि आजकल ऐसे बड़ी शेप के भी बलून्स आते हैं, उसमें जो ओपनिंग होती है, जब इनको उसमें ब्लो करके, एयर ब्लो करके और फिर इनको छोड़ा जाता है, तो जब एयर बाहर निकलती है तो ये दूर की तरफ भागते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या फिजिक्स है, इसकी क्या फिजिक्स है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी तरफ जो बलून दिखा रखा है कि इसको जब हमने छोड़ा, इसको बंद कर रखा है, इसमें से एयर लीक नहीं करेगी, तो अगर हमने इसको छोड़ा तो ऊपर उड़ जाते हैं। जैसे हीलियम जो बलून्स होते हैं उनको अगर हम छोड़ते हैं तो वो ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं, उनमें क्या होता है, ठीक है, इस सब की फिजिक्स ये सब हम पढ़ेंगे। हम मकर संक्रांति पे जब पतंग वगैरह उड़ाते हैं, ठीक है, उसमें कौन सी फिजिक्स है, ठीक है ना। कई बार होता क्या है कि जब हवा चल रही होती है तो हम हवा की डायरेक्शन में अपने आप उस पतंग को उड़ा पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हवा नहीं चल रही होती है तो बचपन में हम क्या करते थे, हमें तो पतंग उड़ाना होता था, हवा चल नहीं रही होती थी या फिर हमसे उड़ती नहीं थी, ठीक है, तो हम क्या करते थे, पतंग को रख के दूर और रस्सी दूर तक ले जा करके और एकदम से उसको भागते थे। जब हम भागते थे तो होता क्या था, जब हम दौड़ रहे होते थे तो हमारे रेस्पेक्ट में एक तरीके से एयर पीछे जा रही है, या फिर हम पतंग को जब जो स्टैटिक एयर भी हो उसके अगेंस्ट अगर हम खींच रहे हैं तो वो एयर पार्टिकल्स उस पर धक्का देते थे जिससे वो उड़ने लग जाती थी। इसकी भी प्रॉपर फिजिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उन चीज़ों को तुम यहाँ से रिलेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि देखो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि ये रियल प्रॉब्लम्स हैं। इन रियल प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत सारी अदर फैक्टर भी डिपेंडेंट होते हैं, तो हम इनके कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे कि देखो पतंग उड़ रहा है तो क्या हमें कितनी स्पीड से दौड़ना है, क्या चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, किस तरीके से ये फिजिक्स यूज़ में हो रही होगी वो कंसेप्ट हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो तुम्हें मज़ा आएगा कि हाँ, जो चल रहा है वो कोई हवाबाजी नहीं है, जो हम रियल लाइफ में चीज़ें हो रही हैं उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हम कैच लेते हैं, जब जो फील्डर है वो कैच लेता है तो एकदम से हाथ रोक करके पूरी एक ही जगह पे बॉल को क्यों नहीं रोक लेता। वो हमेशा जब कैच लेता है तो जैसे ही बॉल कांटेक्ट में आती है तो हाथों को पीछे लेके जाता है और धीरे धीरे बॉल को स्लो करता है। काफ़ी लोगों को इसकी फिजिक्स पता भी होगी, बट हाँ, अगर नहीं भी पता है तो अगर तुम एक जगह बॉल को रोकोगे तो उसका मोमेंटम एकदम से तुम जीरो करोगे तो तुम्हारे ऊपर फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, तो हाथों पे चोट वगैरह लगने का चांसेस होते हैं। अगर तुम उसका मोमेंटम धीरे धीरे जीरो करते हो तो टाइम अगर लेकर उसका मोमेंटम जीरो करते हो, फोर्स डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है। अब डेल्टा पी तो उतना ही होता है, जो भी एम वी मोमेंटम उसको जीरो करना है तो डेल्टा पी तो हमेशा उतना ही रहना है। अगर तुम टाइम ज़्यादा लोगे तो तुम्हारे ऊपर लगने वाला एवरेज फोर्स कम हो जाएगा, तो तुम्हें हाथ पे चोट वगैरह फील नहीं होगी। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। ये इक्वेशन के बारे में सोचना मत कि कहाँ से आ गई है एकदम से, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ, जो जैसे युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, है ना। तो अगर मैं सिक्सेस की बात करूँ, कोई भी बाउंड्री की बात करूँ, जब बॉल को हिट करा जाता है तो जो पाथ वो ट्रेस करती है, ये पाथ, इसको तुमने सुना होगा कि ये प्रोजेक्टाइल पाथ होता है। कोई भी बॉल हम फेंकते हैं, एक दोस्त बॉल खुद से अपने दोस्त की तरफ फेंक, या अपना दोस्त हमारी तरफ बॉल फेंक रहे हैं, हम उसको कैच कर रहे हैं, तो जो पाथ वो ट्रेवल करती है वो पैराबोलिक पाथ होता है। और उस पैराबोलिक, हमेशा ही पैराबोलिक क्यों होता है भाई, है ना। हम जो आसपास के जितने भी बोलते हैं कि हर बार ये बोला जाता है ये ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है इस बॉल की, उसकी डिस्टेंस कहाँ तक जा रही है। जो क्रिकेट मैच चल रहे हो, लाइव चल रहे होते हैं, उसमें विद इन सेकेंड्स मतलब कि वो पूरी ट्रेजेक्ट्री बता देते हैं कि बॉल यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से गई, कितनी दूर गई है, कितनी हाइट पे गई है। वो सब हम भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। और ये पैराबोला ही क्यों होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बैलेंस, जो रोप पे बैलेंस करते हैं, सर्कस वगैरह दिखाने आते हैं, है ना, कुछ बच्चे रोप पे बैलेंस होकर दिखा रहे होते हैं। अगर हम बिना किसी लकड़ी वगैरह की हेल्प के, जो स्टिक इसने पकड़ रखी है राइट वाले डायग्राम में, बिना इसकी हेल्प के अगर हम बैलेंस करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। और उसके लिए भी हम, उससे बचने के लिए भी हम हमेशा, जब भी एक रोप या किसी सकड़ी दीवार पे हम खड़े होते हैं और बैलेंस करना होता है, तो हम हमेशा हाथों को फैला लेते हैं। उसके पीछे की क्या फिजिक्स है, हम
एक तरफ बिल्कुल सीधा होकर के बिना हाथों को फैलाए क्यों बैलेंस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, खुद अपने आप को। तो लेफ्ट डायग्राम में जो ये गर्ल इस रोप पे चलने की कोशिश कर रही है, ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए देखो हमेशा हाथों को फैला रखा है और हाथों को इधर उधर लेफ्ट राइट करती रहती है खुद को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास एक बड़ी सी स्टिक हो अपने हाथों में, तो इस स्टिक की हेल्प से हम अपने हाथों को हिलाए बिना स्टिक को लेफ्ट राइट करके या फिर टिल्ट करके हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। और जितनी बड़ी स्टिक होती है उतना ज़्यादा आसान होता है बैलेंस करना, ठीक है ना। इन सब के बारे में पढ़ेंगे भाई, इन सब की फिजिक्स पढ़ेंगे और ये एप्लीकेशन तो फिर तुम अपने आप ही समझ जाओगे कि वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा होगा। दूसरा, ये जो बर्ड का है एफिल टावर के ऊपर, ये काफ़ी जगह पे तुमने यूट्यूब वीडियो में, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह में काफ़ी जगह पे देखा होगा कि ये अपने एक चोंच के ऊपर अपने मुंह से इसको क्या करा जा सकता है, बैलेंस करा जा सकता है। ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसी पॉइंट पे इसको रखने, इस पॉइंट से इसको उठा लें तो ये कहीं भी बैलेंस करी जा सकती है, ठीक है ना। इस पॉइंट में ऐसा क्या है, इसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, है ना। जिस पॉइंट से चीज़ों को किसी एक पॉइंट पर फोर्स लगा करके बैलेंस करा जा सकता है वो उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास होता है, जो एमजी को डायरेक्टली वहीं पे कैंसिल आउट कर ले रहा है, ठीक है ना। इसके पीछे क्या फिजिक्स है ये पढ़ेंगे। ये जो डिफरेंट टाइप के तुमने डेमोन्स्ट्रेशंस देखे होंगे सेंटर ऑफ मास के ऊपर, ठीक है ना, वो किस तरीके से काम करते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में कोलिजन्स, ये न्यूटन्स क्रेडल बोलते हैं इस सेटअप को। बॉल्स वगैरह जब हिट करती हैं एक दूसरे को तो कई बार एंगल पे चली जाती हैं, कई बार एक ही लाइन में चलती हैं, ठीक है ना। दूसरा, ये डेमोन्स्ट्रेशन तुमने सब ने देखा होगा, है ना। प्रोफेसर वोल्टर लोइन जो क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जो स्पिनिंग व्हील है उसको अगर हमें पकड़ते हैं और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं जो कि फ्रिक्शनलेस होता है ना। नीचे डिस्क है, उसके ऊपर भी एक डिस्क है और उन दोनों के बीच में एक तरीके से स्मूथ सरफेस बना रखी है, तो वो एक दूसरे पे रोटेट कर सकती हैं, तो वो फ्री टू रोटेट है ये फ्रेम। तो अगर हम इस स्पिनिंग व्हील को टिल्ट करते हैं तो हम भी उसके साथ घूमते हैं, ठीक है ना। राइट टिल्ट करेंगे तो हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, लेफ्ट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरफ टर्न करो तो एक ही डायरेक्शन में घूमोगे, जिस तरीके से तुम टर्न करोगे उस तरीके से तुम्हें भी घूमना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये एंगुलर मोमेंटम की चीज़ है, रोटेशन में पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा, पेंडुलम्स के बारे में, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। वोल्टर लोइन सर ने जो एक्सपेरिमेंट करा था अपनी क्लास के अंदर कि जो पेंडुलम बॉब है अगर मैं इसको जिस पॉइंट से रिलीज करता हूँ उस पॉइंट से ऊपर कभी नहीं आ सकता क्योंकि इसको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिल रही है। तो ये ऑसिलेशंस में, वर्क एनर्जी पावर में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है काफ़ी अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है कि सबसे पहले तो इन्होंने पेन के ऊपर क्यों रखा। पेन के ऊपर इसलिए रखा था कि फ्रिक्शन कम हो जाए, वो पेन रोल करने लग जाएंगे ना तो फ्रिक्शन कम मिलेगा इसको सरफेस से, इसलिए पेन के ऊपर रख रखा है। और दोनों बोटल्स गिरने से पहले देखना, दोनों बोटल्स गिरने से पहले एक दूसरे की तरफ आती हैं पहले। इसने जो एयर ब्लो करी है इस पर्सन ने, ना तो लेफ्ट वाली बोतल पे गिरी ना राइट वाली बोतल पे, उसने बिल्कुल बीच में एयर ब्लो करी है। लेकिन बोटल्स क्या है, पास में आ रही हैं एक दूसरे की। ये वाली बोतल भी आ रही होगी, हो सकता है फ्रिक्शन वगैरह की वजह से, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर काम में करने लग जाते हैं, लेकिन ये वाली फिसल गई। ऐसा क्यों हुआ है कि बोटल्स एक दूसरे की तरफ आना चाह रही हैं। जब यहाँ से तुमने सुना होगा ना बचपन में कि बोलते थे कि अगर ट्रेन चल रही हो, बहुत फास्ट मूविंग ट्रेन हो, तो ट्रेन के ट्रैक के पास में नहीं जाना चाहिए। पास में क्यों नहीं जाना चाहिए, बोलते ट्रेन खींच लेती है अपनी तरफ, तो वो खींच के, ये बर्नौली इक्वेशन है। अगर जहाँ पे एयर ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करती है, जहाँ पे एयर ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करती है वहाँ का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और यहाँ का प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो बोतल, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही था, लेकिन जैसे ही एयर ब्लो हुई यहाँ का प्रेशर कम हुआ तो नेट फोर्स प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ आएगा और वो अंदर की तरफ गिर जाएंगी, ठीक है ना। इन सब फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जब लिक्विड फ्लो होता है, अगर स्मूथ तरीके से फ्लो हो रहा होता है जिसको हम स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं, अगर इस तरीके से फ्लो हो रहा होता है तो अगर हम टैप को धीरे से ओपन, पूरा तेज ओपन करते हैं तो क्या स्प्रिंकल ऐसे निकलने लग जाते हैं, वाटर ड्रॉप्स, है ना। वो तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होने लग जाता है, टर्बुलेंट फ्लो जिसको बोलते हैं। और जो यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा होता है जिसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं या स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं, इस फ्लो में जब भी तुम देखोगे, अगर तुम टैप को धीरे धीरे ओपन करोगे, जब तक कि वो बहुत ज़्यादा तेज पानी ना आ जाए, स्प्रिंकल्स ना निकलने लग जाए, तब तक उसको ओपन करते रहना। तो ये जो स्ट्रीम है, जिस थिकनेस, जिस डायमीटर में जो टैप का डायमीटर है वहाँ से निकलेगा, और जैसे जैसे नीचे गिरती जाएगी स्पीड बढ़ती जाएगी पानी की, ग्रेविटी पुल करेगी, एक्सेलरेशन होगी, तो नीचे की तरफ गिरने की स्पीड बढ़ती जाएगी। जब से जैसे स्पीड बढ़ती जाती है, देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता जाता है। ये तुम रियल लाइफ में देख सकते हो, पानी पीने जाओ तो टैप जब ओपन करो तो देखना इस चीज़ को।
सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, अर्थ मून घूम रहा है, ये सब ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे। प्लानेटरी मोशन किस तरीके से हो रहा है, कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, और ये इलिप्टिकल मोशन कैसे है, सर्कुलर मोशन कैसे है प्लैनेट्स का, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। वेव मोशन में जब हम बात करें तो वेव मोशन में जैसे गिटार है, गिटार का जब वायर को प्लग करा जाता है तो जो साउंड क्रिएट होती है वो सबसे पहले तो जब वायर को प्लग करा जाता है तो वायर के अंदर स्ट्रिंग वेव जनरेट होती है, और उस स्ट्रिंग वेव से जो अंदर की एयर है गिटार के अंदर वो वाइब्रेट करती है, उससे साउंड क्रिएट होती है। तो इसमें तो दोनों ही चीज़ें होती हैं, स्ट्रिंग वेव भी और साउंड वेव भी, दोनों चीज़ें क्रिएट होती हैं गिटार के अंदर। जो स्पीकर्स होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ है ना, जो तुम्हारा स्पीकर वहाँ से आवाज़ आ रही है तो वो क्या कर रहा है, वो अपने आसपास की एयर को ओसिलेट करवाना स्टार्ट कर दे रहा है, जिससे साउंड ट्रेवल हो पा रही है। ये साउंड में या फिर ही जो स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव जो टॉपिक आएगा उसमें हम देखेंगे। हीट फ्लो, जैसे हम गर्मियों में बाहर निकलते हैं तो सनलाइट बड़ी पीक होती है ना, क्योंकि सन अर्थ के पास में होता है उस समय, और सन की जो लाइट है जब हम उसमें एक्सपोज होते हैं तो हमें खुद को गर्मी फील होने लग जाती है, जलन सी फील होती है। या फिर रोड वगैरह जो होती हैं, रोड को अगर हम एक तरफ से गर्म करें तो आयरन रोड वगैरह दूसरी तरफ से धीरे धीरे गर्म होने लग जाती हैं। तो एक तरफ हमने हीट दी, वो फ्लो करके दूसरी तरफ जाने लग जाती है, ये हीट का फ्लो, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे जिसमें हम फिजिक्स के बारे में जो रियल लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं, मैंने सिर्फ वो जनरल एग्जांपल लिए जो तुम जनरली देख पाते हो और जिनको समझने की तुम अंडरस्टैंडिंग बचपन से थोड़ी सी डेवलप कर रखी है। बाकी बहुत सारी चीज़ें होंगी जब लेक्चर्स जब स्टार्ट कर रहे होंगे, टॉपिक्स वाइज जब चल रहे होंगे, चैप्टर वाइज जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं और जो चीज़ें हमारे रियल लाइफ में होती हैं उनको भी हम देखा करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए इतना ही है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा इन्हीं के बारे में। बाकी भाई देखो, अगर तुम्हें कंटिन्यू चीज़ें अपने हिसाब से है ना, और लॉन्ग टर्म में अगर तुम सोचो पूरे एक साल में अगर तुम्हें चीज़ें प्रॉपर तरीके से ख़त्म करनी है, या फिर 2 साल के अंदर 11th में अगर तुम हो तो 11 12 2 साल में अगर तुम्हें तरीके से अपना सिलेबस ख़त्म करना है, तो देखो तुम्हें सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, चीज़ों को खुद से मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी तुम एग्ज़ाम दोगे, पहले एग्ज़ाम में तुम्हें पता लग जाएगा कि यार हाँ 90% स्कोर करना कितनी बड़ी बात होती है। जो भी तुम टेस्ट वगैरह, कोचिंग वगैरह के टेस्ट वगैरह दोगे, या फिर ऑनलाइन तुम टेस्ट वगैरह सीरीज वगैरह लोगे, तो उसमें तुम्हें फील होगा कि यार जो 9th-10th में तुमने 90% स्कोर करे हैं, 95% स्कोर करे हैं, उसके कंपैरिजन में अब स्कोर करना कितना मुश्किल है। क्योंकि उस समय सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्मेशन जो दी जाती थी, तुम उतना पढ़ करके सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो तुम क्लास में करते थे, सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाता था। नीट में फिर भी ऐसा है कि तुम्हें जो यहाँ पे क्लास में जो लेक्चर्स में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस वहीं कवर हो जाएंगे। तो नीट में तो फिर भी वही आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो 60 मिनट में 45 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो वहाँ पे नई वे बहुत अलग वैरायटी के क्वेश्चन बहुत 2-4 होते हैं मुश्किल से। बाकी रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, बट उनमें भी इतनी प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि सिलेबस वास्ट है। तुम्हें जब तक प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना। तो तुम्हारे चाहने से कि व्हाट डू यू वॉन्ट गेट, तुम्हारे चाहने से तुम्हें चीज़ें नहीं मिलेंगी। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू डिज़र्व। जब तक तुम उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करने लग जाओगे, डिज़र्व करने का मतलब है कि तुम इतने काबिल बन जाओगे वो चीज़ तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे चाहने से वो चीज़ तुम्हें मिल नहीं पाएगी। तो ये चाहने के बजाय उसको डिज़र्व करना स्टार्ट करो। डिज़र्व करोगे जब तुम मेहनत करोगे, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, अच्छे से नोट्स रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट वगैरह दोगे टाइमली, तब जा कर के चीज़ें होंगी और तुम एक डिजर्विंग कैंडिडेट बनोगे। तब जाके तुम्हें मेडिकल सीट या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छी सीट मिलेगी, IIT वगैरह में। ठीक है, तो भाई है ना, ये सब अपना बेसिक इंट्रोडक्शन था फिजिक्स का, और आई होप कि तुम्हें ये वीडियो देख करके बहुत मज़ा आया होगा, है ना। और अभी तुम्हारा इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ होगा फिजिक्स पढ़ने के लिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम हर एक चैप्टर में जैसे जैसे रेस्पेक्टिव मैंने चैप्टर बताया कि कौन सा कंसेप्ट कौन से टॉपिक में पढ़ेंगे, वो रेस्पेक्टिव कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो तुम्हें और भी मजा आएगा। फिर तुम्हें फील आएगा कि हाँ हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। अदरवाइज बच्चा पढ़ लेता, 11वीं पढ़ लेता, 12वीं पढ़ लेता, कुछ समझ में ठीक है चल रही है फिजिक्स, फॉर्मूले याद कर लिए, कंसेप्ट याद कर लिए, लेकिन हो क्या रहा है, सिनेरियो कहाँ है, कहाँ यूज़ में हो रहा है, वो फील नहीं आ पाती। तो ये मेरा एक इनिशिएटिव था। अगर अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लेना और डाउट ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना अपने डाउट डिस्कस करने के लिए। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो देखने के लिए, और अपन मिलते हैं अपने जो रेगुलर लेक्चर्स हैं। मैं जरूर कहूँगा कि एक बार अपना यूट्यूब चैनल जरूर विजिट करें, है ना। इसमें जो वीडियोस मैंने डाल रखी हैं वो ज़रूर देखें। और ठीक है, मिलते हैं। जो अपना फ्री कोर्स चल रहा है उसके रेगुलर अपडेट्स तुम्हारी आती रहेंगी, है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे क्लासेस की अपडेट डालता रहता हूँ कि आज कौन सा लेक्चर कब रिलीज होने वाला है, और उसके नोट्स
मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं क्लास में नोट्स पढ़ाता हूँ या लेक्चर जो लेता हूँ उसका प्रॉपर नोट्स मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ, वो तुम वहीं से डायरेक्टली देख सकते हो कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, तुम्हारे नोट्स में कोई तुमने चीज़ें नहीं बनाई हैं तो वहाँ से तुम देख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।